पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, बलूचिस्तान में वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो गए और नए वजीर आला के इंतखाब का प्रोसेस शुरू हो गया है। जोड़ तोड़ की गेम बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान में चल रही है। क्या तब्दीली का ये सफ़र सिर्फ बलूचिस्तान तक ही महदूद रहेगा या कि इसके अब तब्दीली के बाद पंजाब में भी इसके आसार नज़र आएंगे? और इसकी एक वजह यह है कि हुकूमती इत्तेहादी कुछ पर तोलने लग गए हैं और इसकी वजह क्या है ये प्रोग्राम में आगे चल के जानेंगे। साथ साथ महंगाई के इशू पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्कगीर एहतजाज शुरू भी हो चुके हैं और मज़ीद कॉल्स भी इस हवाले से दी गई हैं। तो मुल्क की मईशत उस हवाले से हुकूमत के इक़दाम ले रही है, आपके लिए कोई नया पैकेज हुकूमत लेके आ रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन करेंगे एक अच्छी खबर, बड़ी खबर और खुशी की खबर। पाकिस्तान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम की और 10 विकेटों से बाकायदा तौर पे हरा दिया और इस विक्ट्री को कहा जाता है कि ये एक परफेक्ट विक्ट्री है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज सऊदी अरेबिया में इसका जिक्र किया। इस हवाले से बात करेंगे। मैं पहले से अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें लाहौर ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अताउल्लाह तार साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की ये तारीखी फतह है भारत के खिलाफ, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जितने भी पाकिस्तान ने आज तक मैचेस खेले थे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हमेशा शिकस्त होती रही। और कल पहली दफ़ा पूरी कौम ने खुशी मनाई कि भारत को बाकायदा तौर पे 10 विकेटों से हराया। और इस हवाले से तारीख क्या बताती है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 216 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान 173 रन ही बना सका और भारत 43 रन से मैच जीत गया। 1996 के वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 287 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान 9 विकेटों के नुकसान पर 248 रन बना सका और भारत 39 रन से मैच जीत गया। 1999 के वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 227 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान 180 रन बना सका और तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 का हदफ दिया, जबकि भारत ने 45.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 276 रन बनाकर मैच जीत लिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए, लेकिन भारत ये मैच बॉल आउट में जीत गया था। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 157 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान 19.3 ओवर्स में 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। 2011 के वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 260 रन स्कोर किए, जबकि जवाब में पाकिस्तान 231 रन बना सका और तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। 2012 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 128 का हदफ दिया, जबकि भारत ने 17 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाकर मैच जीत लिया। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 130 का हदफ दिया, जबकि भारत ने 18.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच जीत लिया। 2015 के वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 300 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 118 का हदफ दिया, जबकि भारत ने 15.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बनाकर मैच जीत लिया। 2019 के वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 336 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान 6 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गई। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 152 का हदफ दिया, जबकि पाकिस्तान ने 17.5 ओवर्स में बिना किसी नुकसान मैच जीत लिया।
जी नाज़रीन, और ये तारीखी फतह इस हवाले से भी अहम है कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे भारत ने, हिंदुस्तान ने आईसीसी में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक से बॉयकॉट करवाया, पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज़ नहीं होने दी। और इस सारे का आगाज़ हुआ दहशत गर्दी से, जो श्रीलंकन टीम उसके हवाले से लाहौर में बाकायदा तौर पे उन पे हमला हुआ और फिर दहशत गर्दी का एक्सक्यूज़ बना के पाकिस्तान में क्रिकेटिंग इवेंट्स को बॉयकॉट किया जाता रहा। और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी पे काबू करके जब दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स को बुलाया तो फिर उसी तरह के एक्सक्यूजेस सिक्योरिटी के बनाए गए। और सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी टीम से डरते हुए भारत ने यह काम किया था, और उसका जवाब कल बाकायदा तौर पर भारत में दिया गया। वजीर आजम ने आज सऊदी अरेबिया में इसी विक्ट्री का, इसी फतह का जिक्र किया और साथ साथ ये भी कहा कि अगर भारत कश्मीर का मसला हल कर ले तो हमारा भारत के साथ मसला कोई नहीं है और हम दो अच्छे हमसाया ममालिक की तरह रह सकते हैं। और इस तारीखी फतह को कहा कि ये मौका तो नहीं है इस हवाले से इस तरह से बात करने का, लेकिन जो भारत की धुलाई हुई है उसके बावजूद मैं ये बात कर रहा हूं। क्या कहा वजीर आजम ने, आइए देखते हैं। If somehow we improve our relationship with India, I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, that is the issue of Kashmir. And if like two civilized neighbors, we can resolve this issue. जी नाज़रीन, आपने सुना कि देयर इज ओनली वन इशू, और अगर हम उस इशू को रिजॉल्व कर लें तो हम एक अच्छे हमसायों की तरह, सिविलाइज हमसायों की तरह रह सकते हैं। लेकिन भारत की अब धुलाई हुई है, उसके बावजूद वजीर आजम ने यह बात तो वहाँ पे की। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मैच से पहले क्या दावे किए थे, आइए वो भी देखते हैं। मैंने भी शोएब अख्तर को बोल दिया, मैंने कहा यार इस बार क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर ही दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फायदा है। शोएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई, हमारी टीम बहुत सॉलिड है, तकड़ी है, उड़ा देगी तुम लोग। जी हमारी टीम बहुत सॉलिड है, उड़ा देगी, वॉक ओवर दे दो। और इसी मैच से पहले काशिफ अब्बासी साहब, जो कि खुद काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में, खेलते भी रहते हैं, उन्होंने भी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ और इस प्रोग्राम में जब ये बातचीत हो रही थी तो बाकायदा तौर पे कहा था कि पाकिस्तान इस दफ़ा तारीख बनाने जा रहा है। क्या कहा था काशिफ अब्बासी ने, आइए देखते हैं। तारीख बदलने जा रहा है पाकिस्तान। वी होप इंशाल्लाह वी हैव टू करेक्ट हिस्ट्री हियर, लेकिन अगर इंडिया में हिम्मत है तो टाकरा करेंगे उसके बाद, जो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफा हराएगा। हम हर तरह की टक्कर के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जो हराएगा इस दफा इंडिया को। हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं अच्छा खेलते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, वो रेस्ट के मोड में अभी। वकार का तोड़ बुमराह है, बुमराह की यॉर्कर का जवाब है कि आपके पास? बुमराह को वकार यूनुस से कंपेयर करेंगे, थोड़ी देर में आप शामी को वसीम अकरम से बेहतर कर देंगे। तो हमारा नया ऑलराउंडर जिसका आपने नाम नहीं सुना, ये तो इमरान खान से बेहतर ऑलराउंडर। 13 मैच का रिकॉर्ड है, 13 मैच को लेके बैठ गए। सिर्फ बैंगलोर याद करा सकता हूँ, कलकत्ता याद करा सकता हूँ, जहाँ शोएब अख्तर के वो 2 बॉल्स भी याद करा सकता हूँ, जो टेस्ट चैंपियनशिप चेन्नई का टेस्ट याद करा सकता हूँ। को तो बहुत काशिफ भाई देखिए, ये तो सिर्फ वर्ल्ड कप की बातें करते रहते हैं, उसके अलावा कितनी बायलैटरल सीरीज हुई है वो याद नहीं है क्या? टीवी रखे 28 साल से इंतजार कर रहे हैं, तोड़ोगे इस बार? तो हर दफा हारने के बाद भी टाकरा करते हैं। आप लोग 24 तारीख को हारने के बाद टाकरा नहीं करेंगे, इतना बुरा रहेंगे, बेफिक्र हो जाओ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जब काशिफ अब्बासी ने कहा कि हम तारीख बदलने जा रहे हैं, हम तारीख बनाने जा रहे हैं, तो इंडियंस को इस हवाले से जोन था कि पिछली तारीख तो वर्ल्ड कप की यही बता रही है कि भारत हमेशा जीतता है, और मैच हारने के बाद भारतीय क्रिकेटर्स के क्या तासुरात थे। थोड़े बड़े दिल के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम भी किया, और किन अल्फाज में, आइए देखते। नहीं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की दोनों ने, रिजवान ने भी और बाबर आजम ने भी। कहीं ऐसा लगा ही नहीं एक बार भी कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि भारत कहीं गेम में था। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। 152 रन कम नहीं होता। बाबर उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। बाबर आजम की अगर इनका टूर्नामेंट अच्छा जाता है, इनका मैच अच्छा जाता है, तो ज्यादा मौके बनेंगे पाकिस्तान। कप्तान बाबर आजम और रिजवान, अनबिलीवेबल बैटिंग, क्या कॉन्फिडेंट बैटिंग, एक बार भी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई चांस दिया हमें। पाकिस्तान की टीम बेटर टीम थी, हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज हमसे बहुत अच्छा किया। जी नाज़रीन, और इस हवाले से भारतीय न्यूज चैनल्स वहां पे क्या खबरें चली, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया, जिसको लेकर कई लोगों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये वॉर छिड़ गई है, पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है, लेकिन इसको लेकर उसके बाद कुछ लोगों ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया।
सवाल यहां पर यह है कि हिंदुस्तान की हार से आखिर किसको खुशी मनाने का मौका मिल रहा है, किसको यहां पर जश्न मनाने का मौका मिल रहा है? आखिर ये लोग हैं कौन जो पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं? और ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की तस्वीरें हैं। अब आप समझ जाइए। और भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरीके से पटाखे फोड़ने और जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी, जिसके बाद इसको लेकर बहस खड़ी हो गई। जी नाज़रीन, भारतीय मीडिया का वही ट्रेडिशनल रोना धोना आपने इस हवाले से देखा और मुसलमानों की वहाँ पे सेलिब्रेशन तो बनती थी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया 1947 में, तो यही वजूहात थी, यही रवैया था जो भारतीय मीडिया पे आप देख रहे थे। और आजकल जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है ये उसकी अक्कासी भी कर रहा था। और इस क्रिकेट की फतह ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में, मकबूजा कश्मीर में जहाँ भारतीय फोर्सेस मुसलमानों पे मजालिम ढा रहे, वहाँ भी इस फतह को सेलिब्रेट किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस फतह को सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो यकीनन ये फतह सेलिब्रेट हुई। फ़ारूक हबीब साहब, आपसे जानना चाहूँगा आपके तासुरात क्या थे इस हवाले से, और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट रखने की कॉन्स्पिरेसी थी उसका कोई जवाब दिया है हमने? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को दोबारा मुबारकबाद। कल भी जब सारी कौम जो है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अपनी खुशी का इजहार कर रही थी और उनके चेहरों के ऊपर जो मुस्कुराहटें थीं और वो जो जज्बा है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक काबिल दीदनी था। ख़ास तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का एक रवायती हरीफ है और ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड कप के अंदर हमेशा पाकिस्तान कोशिश करता था, लेकिन बैड लक रहती थी, हम उनको शिकस्त नहीं दे पाते थे। लेकिन ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त दी और जब हम हिस्ट्री बना रहे थे इस हवाले से, तो आप देखें कि विदाउट एनी यानी कि विकेट लॉस जो है वो हमारे ओपनर्स नहीं, बाबर आजम ने और रिजवान ने उनके जो है वो छक्के छुड़वा दिए। ऐसी छक्कों चौकों की बारिश हुई कि तमाम शायकीन भी महसूस हुए और जैसे जैसे छक्के लगते जा रहे थे वैसे वैसे जो है उनके चेहरे बुझते जा रहे थे और भारतीय शायकीन और बल्कि जो उनकी सेलिब्रिटीज़ थी वो ग्राउंड यानी मैदान जो था उसको छोड़ के वहाँ से जो स्टेडियम से जाना शुरू हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त विन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव विन हासिल हुई। और ये भी एक नज़र आया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है जब एक टीम की तरह पूरे जज्बे के साथ अपनी 100% एफर्ट देती है तो वो हमेशा जो है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाते हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल मैं तो सारा दिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में था और जैसे ही शाम को मैच शुरू हुआ तो मुझे कोई ऐसा चौक, कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा थड़ा, कोई ऐसी बैठक, कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसा चाय वाला होटल नज़र नहीं आया जहां पर जो है वो लोगों का रश मौजूद ना हो। लोग कलेक्टिवली स्क्रीन्स लगा के घरों के बाहर टीवी रख के मैच को देख रहे थे। जो कभी क्रिकेट को नहीं भी देखता वो भी इस मैच को जो है वो देखता है, जिसको क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है। अमूमन तो पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से लगाव रखते हैं मोस्टली, लेकिन जिसका नहीं भी लगाव था वो भी उसका हिस्सा था। और ख़ास तौर के ऊपर जो बड़े बोल बोले हुए थे ये भारत की जानिब से उनके टीवी के लोगों ने, उनके पॉलिटिशियंस ने, उनकी सेलिब्रिटीज़ ने, और ख़ास तौर पे अभी जो आप काशिफ का शो दिखा रहे थे, और ख़ास तौर के ऊपर मैं नहीं भूल सकता जो सेलिब्रेशंस श्रीनगर के अंदर हुई। आप देखें कि वहाँ पर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर बाकायदा फायरवर्क्स, आतिशबाजी, तो लोग इसको अपनी कलेक्टिव विन समझ रहे थे। हर बंदा ये समझ रहा था कि हम जीते हैं, हर पाकिस्तानी जीता है, पूरा पाकिस्तान जीता है और पूरा पाकिस्तान का सर फखर से जो है वो बुलंद हुआ है। तो इसको कहते हैं क्रिकेट की सर्जिकल स्ट्राइक और यकीनन जो है ये स्ट्राइक भी जो है वो इनको पसंद आई होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि उस मौका के ऊपर चले उस पे आते जरा बाकी फरूक हबीब साहब खुशी की खबर के बाद महंगाई पे भी आएंगे, बाकी चीजों पे आते हैं। अता तार साहब आपसे जानना चाहूंगा क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को आलमी तौर पे दहशतगर्दी का सिक्योरिटी का एक्सक्यूज रख के बाहर रखने की एक कोशिश की गई, तो उसका क्या हमने इफेक्टिव जवाब दे दिया है और आपके किस तरह से देख रहे हैं इस फतह को, क्या जज्बात थे और इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी कोई रोल है, क्योंकि ये टीम कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिली भी थी। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई खुशी का मौका है, पूरी कौम को मुबारकबाद है। और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया ने हमें IPL नहीं ना खेलने दिया, हमने उसका जवाब दिया है कि अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को
दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर्स को आईपीएल से बाहर रखेंगे तो भाई आपस में जितना मर्जी खेल लो, आपको आदत कैसे होगी मुश्किल खिलाड़ियों का सामना करने की, मुश्किल बॉलर्स का सामना करने की, मुश्किल बैट्समैन को बॉल करने की। तो मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस चीज का कि आपने हमें आइसोलेट किया, आप हमारे यहां खेलने नहीं आए, आपने हमें वहां जाके नहीं खेलने दिया। तो जब न्यूट्रल मैदानों पे मुकाबला होता है तो बच्चों यही हुआ करता है। और अरशद साहब एक तज्जिया मैं करना चाहता हूं एज ए क्रिकेट फैन, एज समवन हुज फॉलोड क्रिकेट वेरी क्लोजली। ये जो पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप्स का कंपैरिजन होता है ना कि हम जिंक्स्ड हैं, देखिए ये बड़ा अनफेयर है। वो चाहे जावेद मियांदाद का आखिरी बॉल का शारजा का चेतन शर्मा का छक्का हो, वो चाहे आकिब जावेद की वो 7 विकेटें हों जिसमें कपिल देव को भी उन्होंने आउट किया था, वो चाहे शोएब अख्तर की कलकत्ता के ग्राउंड के अंदर इन स्विंगिंग यॉर्कर पे तेंदुलकर को आउट करना हो और पूरा स्टेडियम खामोश हो जाए। ये बड़े बड़े मोमेंट्स आए हैं, मगर वर्ल्ड कप के हवाले से वो जो मौका किया करते थे तो हमने एक ही मौके से पिछले 100 मौकों का हिसाब चुका दिया अल्लाह ताला के फजल से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये क्रिकेट की जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया एक सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना बनाकर, तो हमने उसका बड़े ही हिम्मत के साथ जवांमर्दी के साथ मुकाबला किया है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसमें नजम सेठी साहब का बड़ा हाथ है जो क्रिकेट वापस आई, और बड़ी एफर्ट्स हुई हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें मजीद बेहतरी आएगी। मगर मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो मोहम्मद शामी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं जिसने 355 विकेट्स लिए इंडिया के लिए, और ये 2 नेशन थियोरी को मजीद कन्विक्शन के साथ उसको प्रूव करते जा रहे हैं कि ये बिल्कुल इन्होंने एक उसको मुसलमान होने के कल ताने दिए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, यानी उसकी 355 विकेटें भूल गए एक मैच हारने की बिना पे, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद शामी है, वो मुसलमान है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तंग नज़र लोग हैं। और ये जिस तरीके से आप देखें कि वो चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, उसकी आप ट्वीट देखें, वो कहता है कि जी ये दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने देते, तो ये क्रिकेट की जीत चाहे वो पाकिस्तान की जीत है उस पर पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग साहब, ये सिर्फ पटाखे नहीं चलाए जाते, निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां भी चलाई जाती हैं, क्या उस बात की भी इजाजत दे दी जाए? ये एक अजीब मंतक है। और हमने ट्रू स्पोर्ट्समैन की तरह, और जिस तरीके से आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान वो गले लगे विराट कोहली के, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। ग्रेस दिखाई, द बॉयज प्लेड वेल अंडर प्रेशर। और देखिए बिल्कुल ठीक, आपने एक इंतहाई अहम बात की, मैं मिनिस्टर साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। तार साहब ने पॉइंट आउट किया कि जी देखें मोहम्मद शामी के साथ क्या हो रहा है, वाहिद मुसलमान था, 355 विकेट्स का रिकॉर्ड है इंडिया के लिए, और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर सिर्फ उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है हिंदुस्तान की इस शिकस्त का। और शाहरुख खान के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे एक मुसलमान एक्टर जिसने बहुत कोशिश की कि शाइनिंग इंडिया, सेकुलर इंडिया की मिसाल लेके आगे चले, और जो इंडियन ड्रग कार्टल्स हैं और इंडियन इंटेलिजेंस का जो पूरा ड्रग मनी से अपने ऑपरेशन टेररिज्म की सपोर्ट करते हैं, उसको कवर करने के लिए क्या फ्रेम किया जा रहा है वहाँ पे शाहरुख को भी, और मोहम्मद शामी की एग्जाम्पल भी है। तो 2 नेशन थ्योरी जो है फरूख हबीब साहब, वो बार बार हमें बताती है, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। देखें, इस चीज़ का तो मैं समझता हूँ कि फैसला कायद आज़म के वक्त के अंदर ही जो है वो हो चुका था, जब नज़रिया पाकिस्तान के तहत जो है 2 कौमी नज़रिए के तहत जो है वो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। उसके बाद जो है वो बेशुमार ऐसे मौके आए हैं जिसमें वो 2 कौमी नज़रिए की जो थ्योरी थी वो सच साबित हुई है। लेकिन इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें बार बार हैमर करने की ज़रूरत है, वो है मोदी की जो आरएसएस की इंतहा पसंदाना हिंदुत्वा की जो उसकी सोच है, वो सोच जो है वो सबके ऊपर जो है वो हावी हुई है। उसके वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले, भारत में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो भी उसका शिकार हैं, वो कश्मीरी भी उसका शिकार हैं, और इसके अलावा है भारत में बसने वाली जितनी भी वहाँ पर अक़लियतें हैं वो तमाम उसका जो है वो शिकार हो रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पर मुसलमानों को जो है वो चुन चुन के जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो कायदे आज़म का जो 2 कौमी नज़रिया
जो सोच थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि वहाँ पर उनके लिए किसी किस्म के वही हालात पैदा किए जा रहे हैं जो उस वक्त हालात थे, जो मैं समझता हूँ पार्टीशन से पहले थे। वही हालात जो है वो मोदी ने इस वक्त पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत से जो है उसको रेजिस्टेंस का सामना नज़र आ रहा है। और आप ये देखें कि जो कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर का जो मुतनाज़ा स्टेटस था उसको ख़त्म करना, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ये अभी जो क्रिकेटर शामी है इसकी बात देख लें आप, इसके अलावा जो शाहरुख खान का जो बेटा है उसको टारगेट बनाना, तो वो नज़र आता है कि मोदी जो है उनको शायद इस चीज़, और आपके इल्म में ये भूलना नहीं चाहिए, ये भी हमें रिमाइंड बार बार करवाना चाहिए कि जो गुजरात के अंदर मुसलमानों का जो कत्ले-आम था उसकी जिम्मेदारी भी इसी मोदी के ऊपर थी। और दुनिया के बड़े बड़े ममालिकों ने जो है इनके ट्रैवल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रखी थी। तो ये भारत के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के बंदे को जो है उन्होंने वजारत उज़्मा की अपनी कुर्सी के ऊपर बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल अब ना जिसको इंसानी हकूक का एहसास है, ना उसे जो भारत का जो एक ऐसे ये एक सेकुलर इंडिया को फंडामेंटलिस्ट इंडिया बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। मिनिस्टर साहब, आप ही से मैं सवाल, आप दोनों ने इतनी अच्छी बातें की और पूरी कौम जिस तरह मुत्तहद हमें नजर आई इस खुशी के मौके पे, पूरी कौम ने खुशी ये शेयर भी की, तो हमारी अपोजिशन और हुकूमत क्या कौमी मसाइल पे इसी तरह मिलके एक ही अप्रोच के साथ इन मसाइल पे काबू पा सकती है या कि नहीं? वो एक डिफरेंट चीज़ है और स्पोर्ट्स जो है उस पर हमारी अप्रोच डिफरेंट है, और जो पॉलिटिकल स्पोर्ट है उसमें हमें डिवीजन ही चाहिए, और जो कौमी मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, उस पर हम इकट्ठे नहीं चल सकते। क्या वजह है इसकी? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपके हमेशा आपका इख्तलाफ राय होता है, लेकिन आप ये भी नहीं हो सकता कि जो कौमी मफाद के इशूज़ हैं, कौमी मामलात हैं, उन कौमी मामलात के ऊपर जो है वो आप अपनी जो ज़ाती रंजिशें हैं उनको आप फ़रोग दें, तरजीह दें। आपका प्रोग्राम में जो है वो आपके इल्म में है कि क्रिकेट तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है वो यूनिटी का एक फैक्टर रही है कि पूरी कौम को जो है वो यकजा कर देती है। उसमें फिर कोई रंग, नस्ल, कोई तबका, कोई सूबाइयत, कोई लसानियत, कोई जो है फ़िरका वारियत, किसी किस्म की कोई चीज़ पोलराइजेशन रह ही नहीं जाती जब क्रिकेट का मामला आता है। ख़ास तौर के ऊपर जो है वो पाक भारत मैचेज़ हों, उसकी सीरीज़ हो, उसका मामला आता है। लेकिन मैं ये इसके ऊपर मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ इस हवाले से कि जहां पूरी कौम जो है वो क्रिकेट के पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही थी, वहां पर जो है वो पूरी पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ही शख्सियत जो है वो अफसरदा नज़र आई, वो थी मरियम सफदर। मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ, और उन्होंने इस किस्म की ट्वीट्स की वहाँ पर बैठ के, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो खुशियां हैं वो खुशियां ना मनाई जाएं, और वो बात को किस जानिब लेके जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि लोगों को तो मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन चाहिए, और मैं समझता हूं कि उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट का वक्त था, उस वक्त अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए सेट असाइड रख देते तो उसमें किसी किस्म की कोई आड़ नहीं थी। उससे मैं समझता हूं कि ऐसे मौक़ों के ऊपर ऐसी बात करना जो है वो किसी सूरत भी किसी को सूट नहीं करता। जो मरियम सफदर ने बात की, मैं समझता हूं उस हवाले से क्या बात की, क्योंकि कल सेलिब्रेशंस में मुझे अंदाजा नहीं हुआ क्या कहा। देखें, जो उन्होंने तो मुबारकबाद नहीं दी टीम को। उन्होंने खास तौर के ऊपर एक ट्वीट कर दी, जो ट्वीट मेरे ख्याल में मौजूद होगी, आप चला के दिखा भी सकते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे के ऊपर हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, वहाँ पर माहौलियात के हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर वो शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तानी बिजनेस फोरम है, वहाँ पर उन्होंने उमरा की भी सआदत हासिल की। उस दौरान जो है पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो खुद एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया है। वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनकी तस्वीर उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और पूरी कौम उस बिल्कुल ठीक है। मैं आता ताड़ साहब से भी इस पे रिस्पॉन्स ले लूंगी। आता ताड़ साहब, वो जहां यकजहती और फिर मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, जहां हम भारत को बरनौल बजवा रहे थे, वहां पर बहुत ज्यादा जलन की हमें जो है वो बदबू आ रही थी, तो हम उनको बरनौल के ट्रक्स ऑफर कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो जलन थी वो मेरी समझ से बालातर थी कि वो जलन किस बात की थी, जहां पूरी कौम खुशियां मना रही थी। ठीक है जी। अता तार साहब, आपका रिस्पांस कौमी यकजहती, मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन और आपकी लीडरशिप के हवाले से फारूक हबीब साहब के सवाल। देखिए, एक तो तासुर बिल्कुल गलत दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल मैच के हवाले से टीम को भी मुबारकबाद दी, कौम को भी मुबारकबाद दी, उनकी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं।
बतौर ऑपोजिशन अगर हमने वज़ीर आज़म पे तनकीद की है तो वो तो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। किसी ने लिखा था कि वज़ीर आज़म ने रिजवान और बाबर आजम के लिए 10-10 लीटर पेट्रोल का ऐलान कर दिया। तो ये लोगों के अपने तरीके हैं। आप गवर्नमेंट में दिल बड़ा करें, ऑपोजिशन की तनकीद को बर्दाश्त किया करें। इसमें क्या हो गया? इसमें इंडिया को ले आना, कंस्पिरेसी थ्योरीज को ले आना, तो नहीं देखिए ना, हम ऑपोजिशन है। आपने गलती से बटन दब गया होगा, क्या बातें नहीं की, वो ना याद कराएं। देखिए हमने अगर तनकीद की है तो हमने बेजा तनकीद नहीं की। अवाम नहीं देखिए, मौका तो फिर मौका तो हर मौका है। मैं समझता क्या कल बल्कि लोग यहाँ तक कह रहे थे कि आज अगर गवर्नमेंट जो है वो 20 रुपए पेट्रोल मजीद इंक्रीज कर दे तो लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं होगा। लोग इतनी खुशी मना रहे हैं। तो बात यह है कि हुकूमत को दिल बड़ा करके तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। कह रहा हूं मगर ये तासुर गलत है, ये तासुर गलत है कि वो सिर्फ जो है उन्होंने तनकीद की। हुकूमत पे तनकीद करना हमारा हक है, मगर उन्होंने उसके साथ साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, खुशी का इजहार किया। तो ये तासुर गलत है। मगर जो आपने अरशद साहब इनसे सवाल किया था, जो आपने सवाल किया ना प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को और खास ट्वीट को टैग करके ट्वीट किया, मैं देखिए वजीर आजम साहब इतने बेखबर हैं कि उधर बलूचिस्तान में PMLN के सपोर्टरों को भी नहीं अच्छा लगा। इतनी नहीं, PMLN के सपोर्टर्स को बिल्कुल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपकी देखिए मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो ये सारे मामला चलेंगे। चले इसी मौजू पे आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अता तार साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज करेंगे क्योंकि आप बीच में इकॉनमी के भी इशूज रहे हैं, दीगर गवर्नेंस के इशूज भी। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और जो महंगाई की बात हो रही है, डॉलर की बात हो रही है, और अभी खबर आई है कि वज़ीर आज़म की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से कि क्या हासिल हो रहा है सऊदी अरेबिया के दौरे से, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। बात क्रिकेट पे हो रही थी लेकिन वहाँ भी महंगाई का जिक्र आया और अतातार साहब ने जो जिक्र किया, इन्हीं की जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, आइए देखते हैं। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है और इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ अब ऑपोजिशन कमर बस्ता हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बेरोजगारी अरूज पर है। आए रोज महंगाई के बम अवाम पर गिराए जा रहे हैं। उन्होंने किस किस मौके के ऊपर यू टर्न नहीं मारा। कहा करते थे कि अगर महंगाई हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत करप्ट है। जी नाज़रीन, आपने सुना। अतातार साहब, आपसे एक सवाल तो जानना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की पिंडी में कोई अहम मुलाकातें हुई, आप भी उन मुलाकातों में साथ थे शहबाज शरीफ साहब के, और क्या कोई डेलीगेशन भी गया है नवाज शरीफ साहब से बात करने? इस हवाले से समा टीवी पे खबर चली थी, कोई हकीकत है इन बातों में? नहीं देखिए, ये क्या सराइयां चलती रहती हैं, ऐसी तो आप पिंडी नहीं गए? नहीं हुई, और नहीं बिल्कुल नहीं गया। और ये मैं हल्फन बात कह सकता हूँ। एक इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की, तो मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने कहा जी आपने खबर लगाई है तो उस दिन की पूरे दिन की एक्टिविटी मैं मैप करके आपको दे सकता हूँ। और अगर जाना था तो डॉक्टर कदीर खान के घर से पूरी पार्टी के डेलीगेशन को साथ लेकर जाना था। तो मैंने उनको कैटेगोरिकली डिनाई किया और मैंने उन्हें ये भी कहा कि आप मेरे साथ बैठ के, मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसको साबित कर दें। और आप सिर्फ अपना डिनाई कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब की भी कोई मुलाकात नहीं? मैं शहबाज शरीफ साहब का भी डिनाई कर रहा हूं। बल्कि एक और मायानाज जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया और उसके बाद जब हमने करेक्शन उनको बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं, तो उन्होंने उस पर लिखा कि वो सिर्फ गुजरे थे, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा जी ये भी गलत है, वो गुजरे भी नहीं। तो ये क्या सराइयां और रूमर्स थी जिनमें कोई हकीकत नहीं है। कैटेगोरिकली मैं इसको डिनाई करता हूँ। और देखिए, ये जो बात महंगाई वाली आपने शुरू की, मैं इस पर ज़रूर ये कमेंट करना चाहता हूँ कि जो कौमी हमांगी की बात हो रही है और एक मिल बैठ के आम आवाम के मसाइल को हल करने की बात हो रही है। हमने जब आज से 2.5-3 साल पहले मिसाके मईशत की बात की थी, उसमें हमारा ज़ाती क्या मफाद था? हमने तो यही हम देख रहे थे कि इकनॉमिक टीम नहीं है। जिस मुल्क में असद उमर से लेके हफीज़ शेख तक, हफीज़ शेख से लेके आप 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दें और अब शौकत तरीन साहब पे बात आ गई है, तो मुझे समझ नहीं आती कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या और आप किस तरफ जा रहे हैं। यानी आप चीनी, आटा, जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो मान नहीं है, और पेट्रोल अभी IMF ने मजीद शर्त लगाई है कि मजीद उसकी कीमत ऊपर जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई, तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
तो हुकूमत के पास प्लान क्या है इसको हैंडल करने का? बिल्कुल ठीक है, मुझे तो हुकूमत कोई हमारे प्लान साथ नजर ही नहीं आ बैठी रहा। है। हुकूमत से पूछ लेते हैं, फारूक हबीब साहब, हुकूमत के पास प्लान क्या है और IMF से क्या आप खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसको अपोजिशन कहती है पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF के पास पाकिस्तान पहली बार नहीं गया। ये जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग पाकिस्तान को जो है वो कई बार IMF के पास लेके गए हैं और कभी भी पार्लियामेंट के सामने और कभी ये माहिदों को सामने नहीं लेकर आए। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो भी बातचीत होगी वो पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट को सामने रखते हुए होगी और इस हवाले से कोई ऐसी शराइत ना पाकिस्तान ने पहले तस्लीम की हैं ना अब कोई करेगा, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों के ऊपर को ऐसा बोझ पड़े जो बर्दाश्त आम आदमी के लिए महंगाई का जुन जो बेकाबू है उसे बोतल में डालने के लिए हुकूमत को स्कीम्स ला रही है, इक़दाम ले रही है। मैं आ रहा हूँ उस जाने। देखें, इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक की कि इन्होंने कहा 70 साल जो है वो रिकॉर्ड टूट गई। ये पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। चाइना में 25 साल उनकी ग्रॉस प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। बर्तानिया, फ्रांस, यूएस, दुनिया के हर मुल्क में महंगाई है। चलें देखें जरा बुनियादी तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ आप उसको जरा देख लें ना। अनप्रेसिडेंटेड प्राइस हाइक्स हैं। 100% पेट्रोल की कीमतें दुनिया में बढ़ी, हमने 35% बढ़ाई, हमने अपने टैक्सेस कम कर दिए। खुर्दनी तेल में हम टैक्स कम करके 45 रुपए किलो का घी का पर केजी रिलीफ देने जा रहे हैं अवाम को। वज़ीर आज़म साहब जैसे ही सऊदी अरब से वापस आएंगे वो अपनी टीम की जिम्मेदारी लगा के गए थे। डॉक्टर सानिया निश्तर उसके ऊपर काम कर रही हैं और उस हवाले से फूड सपोर्ट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब आते साथ जो है वो उसका आगाज़ करेंगे। वो राशन कार्ड की तर्ज के ऊपर होगा जिसपे रोज़मर्रा की खाने पीने की जो अशिया है, आटा, चीनी, घी, चावल, उसके ऊपर जो आवाम है उसको सपोर्ट फराहम की जाएगी, जो हमारा पिसा हुआ तबका है, ताकि उनके ऊपर इसके ऊपर बोझ कम से कम पड़े। इसके अलावा किसान कार्ड जो है वो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसके अलावा हम पंजाब में दिसंबर के महीने से हमारा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का सालाना फी खानदान, पंजाब के हर खानदान को वो कार्ड मिलने जा रहा है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, वो दिसंबर में मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबको मिल चुका है। जो हमारा फूड सपोर्ट प्रोग्राम है इसमें हमने सिंध को भी दावत दी है कि वो भी आएँ, उनकी भी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान को भी दावत दी है, वो भी आएँ, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो आकर इस प्रोग्राम में शामिल हों ताकि जो आलमी सतह पर एक प्राइस हाइक आई है उसका मुकाबला कर सकें। अरशद साहब, जो कंटेनर $2,000 पे पाकिस्तान आता था वो आज $10,000 ठीक हो गया। मेरे पास मैं जरा अता तारिक साहब वो 3 महीने में आती है। अता तारिक साहब जो हुकूमत ये इक़दाम ले रही है सच बोलना चाहिए। इससे आम आदमी को आप समझते हैं रिलीफ मिलेगा और किस हद तक रिलीफ मिलेगा? इनकलाबी इक़दाम हुकूमत कह रही है हम लेने जा रहे हैं। देखिए, ये किसान कार्ड तो नहीं, नुकसान कार्ड ही मिला है आवाम को। अभी तक नुकसान कार्ड ही चल रहा है, जिस दिन से आए नुकसान कार्ड चल रहा है। यानी ये आलमी मंडी में प्राइसेस की बात कर रहे हैं। खुदा खौफी करें, लोगों से सच तो बोलें। दुनिया में अरशद साहब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जहां महंगाई बढ़ी है, लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है उसी तनासुब के साथ। और देखिए, ये आलमी मंडी से चीनी का कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। हम गन्ना उगाते हैं, चीनी हम खुद पैदा करते हैं, उसका आलमी मंडी से क्या ताल्लुक है? वो तो डिमांड एंड सप्लाई की लोकल मार्केट की फोर्सेस हैं, सिंपल इकोनॉमिक्स है। और मुझे बताइए, गंदम उगाने हम फख्र करते थे कि हमारे पास इतनी गंदम है। ये बम्पर क्रॉप मैंने तो नहीं ना कहा, ये बम्पर क्रॉप खुद कहते रहे। क्या वजह है कि चीनी हमारे दौर में 55 रुपए थी, अब 110 रुपए है। बम्पर क्रॉप के बावजूद हम खुद उगाते हैं, बाहर से नहीं आती। आलमी मंडी की प्राइसेस नहीं तय करती कि चीनी की कीमत क्या होगी। गंदम का बम्पर क्रॉप है, वो 85 रुपए मिल रही है, हमारे दौर में 35 रुपए थी। क्या वजह है? वजह यह है कि आप आज तक आटा और चीनी स्कैंडल के कौमी मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने से डर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हुकूमत से पूछ लेते हैं कि आप फारूक हबीब साहब, हुकूमत आपकी अतातार साहब के मुताबिक कौमी मुजरिम जो गंदम स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, उनको आप सजा देने से डर रहे हैं? अरशद शरीफ साहब, पहले तो मैं क्विकली 30 सेकंड में इनकी इस बात का जवाब देता हूं, फिर उस पर आता हूं। मुझे आप ये बताएं कि ये कहते हैं चीनी 55 रुपए किलो थी। किसान का एहतसाल करने वाले लोग हैं, ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने किसान का गला घोंट दिया। इनके दौर में गन्ने का सरकारी रेट 180 रुपए होता था। किसान को 100 रुपए में गन्ना खरीदते थे, एक साल उसको एहतजाज करने पड़ते थे। आज भी रमजान शुगर मिल ने जो है वो किसानों के पैसे देने हैं। आज भी बहुत सारी शुगर मिलों के पीछे जो है वो
हम माफियाज के पीछे चढ़े हैं। 650 अरब रुपए का सेल टैक्स चोरी हो रहा था, चोरों को प्रमाण तो ये चढ़ाते रहे हैं। हमने जो है वो करोड़ों रुपया रिकवर किया है। पंजाब एंटी करप्शन ने जो फूड की फ्लोर मिलने थी उनसे किया। 1100 अरब रुपया गन्ने, 1100 अरब रुपया किसान को इजाफी मिला। जरा सुन ले 1100 अरब रुपया किसान को इजाफी मिला। 100 अरब रुपया। एक मिनट रुक जाए ना, जरा थोड़ा सा सुन लेना, हौसला रख लें तारड़ साहब, मैं जरा हकाइक बयान कर रहा हूं, सुन लें। 100 अरब रुपया गन्ने के काश्तकार को इजाफी मिला। 500 अरब रुपया गंदम के काश्तकार को इजाफी मिला। 27 लाख टन गंदम हमारी बंपर क्रॉप हुई। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 50 लाख के हिसाब से 2.5% से सालाना हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है, और वो यही आटा ही खाते हैं, वो यही चीनी खाते हैं। लिहाजा इस साल आपकी इतला के लिए 25% गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ है। और आप इतना ही आपको शौक है तो आप कहें रमजान शुगर मिल नजायज मुनाफाखोरी नहीं करेगी। आप दे दें 55 रुपए 70 रुपए किलो। चौधरी शुगर मिल चीनी 70 रुपए किलो दे, क्यों नहीं बेचते? आप नहीं बेचेंगे क्योंकि आप उस माफिया का हिस्सा हैं। 20 अरब रुपए की सब्सिडी शायद खाकान अब्बासी ने दी शुगर मिलों को, उसका हिसाब कौन देगा? इसके अलावा हमने जो है वो जब माफिया को हाथ डाला तो अजाफी इस साल जो पिछला साल था 30 अरब रुपया। बिल्कुल ठीक है, काफी सारे सवालात की गई। सही। अता तारड़ साहब आप इतने कहके क्यों लगा रहे थे? उन्होंने काफी पॉइंटेड सवालात भी कर दिए। साथ कह रहे रमजान शुगर मिल से 55 रुपए किलो आप दे दें चीनी। हमारे दौर में किसान को 250 से 300 रुपए मन रेट मिला। जी जवाब लेने ना, ये जो कह रहे हैं ना कि गन्ने की कीमत 180 रुपए थी, फलां हो गया, तो हम काश्तकार को पैसे दे रहे थे, मिलें नुकसान में जा रही थी। मैं चैलेंज करता हूं, शुगर मिल के साथ डिस्टिलरी होती है, उसमें इथेनॉल बनता है, वो अल्कोहल के लिए बाहर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। हमने 2 रुपए फी लीटर का इथेनॉल पे टैक्स लगाया ताकि शुगर मिलें पैसा दें। किसी सूबे में नहीं था, हमने पंजाब में लगाया। ये खुदा को हाजिर जान के कहता हूं कि इनकी गवर्नमेंट ने आके इथेनॉल का टैक्स विड्रॉ कर लिया। 2.5 अरब रुपया हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से पकड़ भाई मेरे कभी एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स होता है। छोड़ देना, मैं आता हूं। इथेनॉल एक्सपोर्ट हो रहा है और ये ज़रे मुबादला आ रहा है। एक मिनट तारड़ साहब, ये साइंस समझ नहीं आई मुझे। ये कौन सी दुनिया की एक्सपोर्ट बना रहे हैं ना, इथेनॉल टैक्स लगाएंगे। इथेनॉल लोकल बन रहा है। ओ यार बना रहे हैं, लोकल बन रहा है ना, तो वो आप लोकली भी यूज कर सकते हैं। मरी ब्रूरी को जाता है, 100 जगह जाता है, क्यों नहीं जाता? सारा इथेनॉल सारा इथेनॉल एक्सपोर्ट नहीं होता। सारा इथेनॉल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं भाई। पूरा इथेनॉल एक्सपोर्ट नहीं होता। हमने एक्सपोर्ट पे तो डिबेट होता बात कर रहे हैं आप। नहीं, मरी ब्रूरी इथेनॉल यूज नहीं करती, दवाइयों में यूज नहीं होता। ना करें, गलत बात ना करें। मेरे पास पंजाब फूड डिपार्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आप गलत बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात जिस पे मैं हंसा, वो मैं डॉक्यूमेंट अभी फराहम कर दूं। मैं हंसा इसलिए कि इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, इसलिए जो है डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। इनके वजीर ने ठीक कहा था, अवाम कम चीनी खाए, चीनी के दाने गिन के डाला करें। हारा वो वजीर जो है वो खुद शहद खाता है, मगर हमें कह रहा है कि चीनी कम खाओ, लोगों को कह रहा है आटा कम खाओ। वो ये कौन लोग हैं? आपके पास प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बहानेबाजी से काम ले रहे हैं। और रमजान शुगर मिल अगर ओवर प्राइसिंग कर रही है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, गिरफ्तार करे बंदों को आज ही, अगले 2 घंटे में फूड डिपार्टमेंट को भेजे, छापा मारे। अगर इजाफी स्टॉक, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। इसी चैलेंज पे बात करते हैं, इस चैलेंज पे बात करेंगे नाज़रीन। एक वक्फे के बाद फरूख हबीब साहब बैठे भी लाहौर में। अता तारड़ साहब ने इतना बड़ा चैलेंज किया है कि अगर ओवरचार्ज कर रही है रमजान शुगर मिल तो अगले 2 घंटे में गिरफ्तारी करें। हुकूमत किस बात से डरती है? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फरूख हबीब साहब, अभी अता तारड़ साहब ने इतना बड़ा आपकी हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर रमजान शुगर मिल ओवरचार्ज कर रही है तो फूड डिपार्टमेंट से कहें अगले 2 घंटे में कार्रवाई करे। हुकूमत किस बात से डर रही है? ये भी सवाल किया था अता तारड़ साहब ने। दो चीजें देखें, तमाम शुगर मिल्स के ऊपर क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई। इन्होंने लोगों को आवाजें दे के बुला के पैसे वापस किए। सुन लेना, सुन ले और जहांगीर तरीन, रमजान आप में हिम्मत है, शुगर जहांगीर तरीन को देते ना अंदर। रमजान शुगर मिल के खिलाफ इंक्वायरी हुई तो 25 अरब रुपए का मामला निकला फेक अकाउंट्स का। वो सलमान शहबाज जो उसके सरगना है, मैं उनको चैलेंज करता हूं उसको वापस बुला लेना। उसको क्यों नहीं वापस बुलाते?
वो क्यों मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं? आपने पढ़ा भी है, वो आपके सुरखरू हो गए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है सारे। नहीं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं है, आपके शुगर मिलों के अकाउंट से इस्तेमाल हुए हैं, उनके मुलाजमीन के अकाउंट से इस्तेमाल हुए हैं। ये बताएं ना, जो चाय पिलाने वाला था, जो दरवाजा खोलने वाला था, ये वारदातें आपने डाली हैं, ये अनोखी वारदाती है, कौन खरीदता ये अनोखी वारदाती है। क्या बात कर अभी मुझे ब्रेक में फोन आया है, अभी मुझे ब्रेक में फोन आया, उसने कहा सुन लेना, उसने कहा 4 शुगर मिलों पे पर्चे हुए, तो रमजान शुगर मिल वालों ने आवाजें दे दे के बुलाया कि भाई ये बकाया जाते हैं ले जाएं। अभी एक बंदे को 9वें महीने में सितंबर में 22 लाख रुपया उसका बकाया था, उसको दिया। बाकी केन कमिश्नर से मैं तफसीलात ले आऊंगा। पंजाब हुकूमत ने तो किसान को पैसे दिलवाए हैं, बेशुमार हुए हैं आप लोगों के ऊपर भी वो चीजें। फरूख हबीब साहब, वैसे ये पहली दफा हो रहे हैं, अता तारड़ साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं पर्चा कराओ और आप करवाने की पोजीशन में नहीं लग रहे। नहीं, पर्चे हुए, पर्चे क्यों नहीं हुए? इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं चल रही है 25 अरब रुपए की, ये किस चीज की चल रही है? वो एफआईए का और केस है, वो ओवर प्राइसिंग का केस नहीं है। ना करें, कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज ना करें। वो आपने नैब के केस की डिटो कॉपी की है, सुन लेना, वो ओवर प्राइसिंग का है ही नहीं, वो एफआईए का केस ना है, वो एक्सेस स्टॉक रखने का केस है, अलग है। आप बताएं, ना करें, ये वही केस है, अलग है आप वो उसका चीनी की कीमत से हल्फन कोई ताल्लुक नहीं है, आपने खाए हुए हैं, उसका चीनी की कीमत से हल्फन कोई ताल्लुक नहीं है। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप में दम है कि पैसे नहीं खाए किसानों के, पुलिस के जोर पे सारा गन्ना चोरी कर लिया करते थे। आपने करोड़ों रुपए की सब्सिडी जहांगीर तरीन को दी, खुसरो बख्तियार को दी, किसान को पैसा नहीं मिला। कोई पूछने वाला नहीं है, हमने छोड़े रमजान शुगर मिल को आए तहैया करते हैं। जहांगीर तरीन का क्या मामला है? जहांगीर तरीन जाने, उनका काम जाने, आप अपना जवाब दें, आप अपना जवाब दें। सलमान शहबाज को बुलाएं, उसे के आगे जवाब दे, क्यों नहीं दे रहे जवाब आगे? एफआईए की केस को कंफ्यूज ना करें, आपको फैक्ट पता ही नहीं है। मुझे चलें, फरूख हबीब साहब, अता तारड़ साहब, प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी शुगर मिल हो। और आज आपने कॉन्फिडेंस देखा कि अता तारड़ साहब बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा है तो FIR करवाएं, और हुकूमत इस पर थोड़ी सी डिफेंसिव नज़र आ रही है। इसके पीछे बहुत से और अवामिल भी कार फरमाए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।